चाणक्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और आर छिंपा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के कुछ बाकी रहे क्वेश्चन के बारे में। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का मतलब फुल नॉलेज किसके लिए यूज हुआ है, तो कैवल्य को फुल नॉलेज कहा जाता है जैन धर्म में। इसके बाद में क्वेश्चन है कि तीर्थंकर शब्द किसके लिए यूज हुआ है। तीर्थंकर शब्द जो है वो जैन धर्म के लिए यूज हुआ है। जैन धर्म के जो अनुयायी मतलब जो जितने भी तीर्थंकर हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के तीर्थंकरों में अंतिम कौन सा था, तो महावीर स्वामी अंतिम थे और ये वास्तविक रियल फाउंडर थे जैन धर्म के। जैन धर्म का आधार बिंदु है अहिंसा, नॉन वायलेंस, जैन धर्म का मूल फंडामेंटल। ठीक है। इसके बाद में निम्न में से कौन सा सबसे पूर्णकालीन जैन ग्रंथ कहा जाता है। पूर्णकाल का मतलब ऐसा ग्रंथ जो बाद तक भी था, वो है 14 पूर्व उसके बाद तक ही रहे थे। उसके बाद में क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के लिए मतलब शेल्टर हाउस के रूप में यूज किया गया था, तो ये यूज किया गया था आजीवक संप्रदाय के जो फॉलोवर थे, जितने भी मॉन्क्स थे उनके लिए यूज किया गया था। अणुवंत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया गया था। अणुवर्त सिद्धांत जो है वो जैन धर्म में दिया गया था। निम्न में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। ठीक है। थेर गाथा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। बाकी आचार सूत्र है, व्रत क्लब सूत्र है, सूत्र संग्रह, ये सारे के सारे आरंभिक जैन साहित्य के क्या है, भाग है। उसके बाद में जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, स्थूलभद्र। तो जैन धर्म में दो बार प्रथम जो विभाजन हुआ था उस समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, स्थूलभद्र कहा जाता है। और भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी ये पूछा गया, तो पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद में क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही नहीं है। स्टेटमेंट बतानी है। सरवन बेलगोला में स्थित गौतमेश्वर की प्रतिमा जैन तीर्थंकरों की अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, बिल्कुल गलत है। गौतमेश्वर बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर जो ऋषभ देव थे उनके पुत्र थे, न कि वो तीर्थंकर थे। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, ये बात बिल्कुल सही है। और खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं ने बनाए थे, बिल्कुल सही है। होयसल मंदिर शिव को समर्पित है, ये बिल्कुल सही है। तो सरवण बेलगोला में गौतमेश्वर की प्रतिमा किसको अंतिम जैन तीर्थंकर की नहीं है। निम्न में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध में होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, समेत पर्वत। समेत पर्वत के ऊपर जो पार्श्वनाथ है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निम्न में भी विचार करना है भी कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। वर्तमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। वर्तमान की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री नहीं थी, उनकी क्या थी, पुत्री की जगह आ जाएगा उनकी बहन थी ये। ठीक है। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। ठीक है, बिल्कुल। 23 में तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो 2 और 3 जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही मानी गई है। उसके बाद में प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, एक बताना है। स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिणी भारत में जैन धर्म का प्रचार किया, तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिणी भारत में जैन धर्म का जो प्रचार है वो किया गया था। और पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग भद्रभाव के नेतृत्व में श्वेतांबर लाए। ठीक है, ये श्वेतांबर लाए, बिल्कुल सही है। प्रथम शतक ईस्वी में जैन धर्म के कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन था। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में नहीं था ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बौद्ध धर्म के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे, ये भी बात सही है कि जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। उसके बाद में अगला स्टेटमेंट है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है, तो ये जैन धर्म के अंदर है। तो त्रिरत्न जैन धर्म के अंदर कौन कौन से, सम्यक धर्म, सम्यक चरित्र और सम्यक आचरण है। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो है बुद्ध, धम्म और उसके बाद में संघ। ये बौद्ध धर्म के क्या है, 3 त्रिरत्ना है। उसके बाद में कौन सा इनमें से जैन तीर्थंकर नहीं है, तो नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं है, बाकी सारे जैन तीर्थंकर है। इसके अलावा ये जैन तीर्थंकर दे रखे हैं और उनकी जगह पूछी गई ये कहाँ से रिलेटिव है, तो ऋषभ देव जो थे वो अयोध्या के थे। ठीक है। संभवनाथ जो थे श्रावस्ती के थे, पद्मनाभ जो थे वो कौशाम्बी के थे और पार्श्वनाथ जो थे वो काशी के थे, ये स्टेट। ठीक है। कुंडलवन
कुंडलवन जन्म स्थान है। कुंडलवन में किसका जन्म हुआ था? तो कुंडलवन के अंदर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। श्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? श्यादवाद का रिलेशन है जो है वो जैन धर्म से है। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? महावीर स्वामी के प्रथम जो शिष्य थे वो जमाली थे, मतलब इनके सन इन लॉ थे, वही पहले इनके स्टूडेंट माने गए, फर्स्ट फॉलोवर इनके माने गए हैं। जैन साहित्य में निम्न में से किस भाषा में लिखा गया? तो जैन साहित्य अर्धमागधी में लिखा गया है। जैन साहित्य जो है अर्धमागधी में लिखा गया है, और जो बौद्ध साहित्य है वो पाली भाषा में लिखा गया है, ये याद रखना। जैन तीर्थंकर के सिवाय जैन परंपरा में उल्लेखित से सभी तीर्थंकर पौराणिक है, ये अपवाद है। ये अपवाद है, ये कहा गया है कि दो दो तीर्थंकर क्या है, पौराणिक माने गए हैं, बाकी जो है ठीक है। तो पार्श्वनाथ और वर्धमान दोनों को पौराणिक माना गया है, बाकी पौराणिक नहीं माने गए हैं, ठीक है। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का प्रतिपादन किया गया? श्वेतांबर आगम का प्रतिपादन पाटलिपुत्र में किया गया। पाटलिपुत्र में जो सभा हुई थी उसके अंदर इसका अंतिम रूप से किया गया था। प्रभासगिरी जिसका तीर्थ स्थल है, प्रभासगिरी जैनियों का तीर्थ स्थल माना गया, जैन धर्म के लोग माना। श्रवणगोला में गौतमेश्वर की विशाल प्रतिमा किसके के द्वारा बनाई गई? तो ये गंग वंश के जो शासक थे, उनके मंत्री थे चामुंड राय, उनके द्वारा इस प्रतिमा का निर्माण किया गया। तो गौतमेश्वर बाहुबली की विशाल जो प्रतिमा है, स्टेच्यू है, वो श्रवण बेलगोला में है, ठीक है। और ये भी इसी से रिलेटिव है कि महामस्तकाभिषेक निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये बाहुबली, गौतमेश्वर बाहुबली से संबंधित है। हर 12 वर्ष के बाद में यहाँ पे महामस्तक अभिलेख किया जाता है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों तीर्थंकरों की तीर्थस्थली कौन सी है? कौशाम्बी, दोनों धर्मों की तीर्थस्थली माना गया है। तो कौशाम्बी के अंदर दोनों धर्म। यापनीय किसका एक संप्रदाय है? तो जैन धर्म का एक संप्रदाय कौन सा माना गया? यापनिया माना गया। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। अगर वास्तविक पूछा जाए तो वास्तविक संस्थापक आएगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडलवन में हुआ था, ठीक है। जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण है। जैन धर्म के अनुसार क्या है कि सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, ठीक है। यूनिवर्सिटी वो कहते हैं कि सृष्टि की रचना जो है वो यूनिवर्सल तरीके से की गई, इसका पालन पोषण विधि के विधान के अनुसार होता है। एकांतवाद जो सिद्धांत है वो किससे लिया गया है? तो एकांतवाद सिद्धांत है जैन धर्म से लिया गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन से? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने गए हैं ऋषभ देव थे। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है, और प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कणों आत्मा होती है, ठीक है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य रूप से इसका अंत होना चाहिए। जैन धर्म मानता है कि कर्म करने से ही उसका फल मिलता है, और प्रत्येक जो वस्तु है या कण है उसमें आत्मा का निवास है, और कर्म आत्मा का विनाशक है, अवश्य इसका अंत होना चाहिए। प्रत्येक कर्म जो करेंगे तो उसका अंत निश्चित है। ये बात जैन धर्म में कही, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। संप्रदाय जो नीति की अटकलता में विश्वास करता है वो है आजीव संप्रदाय। उसके बाद में समाधि मरण किस संप्रदाय से संबंधित है? जैन धर्म जैसे से संबंधित है। समाधि मरण प्रक्रिया है, तो जैन धर्म के अनुयायी जो है वो समाधि लेते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः हैं, तो वाराणसी के अंदर है, ठीक है। जैन धर्म पार्श्वनाथ जो वाराणसी से संबंधित माने गए हैं। उसके बाद में कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हो, उनको जो अलाइटमेंट है वो कहाँ पे मिला था? तो वो आ जाएगा इन्हें रिजपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और गांव था रिजपालिका गांव। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र किस दर्शन के त्रिरत्न है? तो ये आ जाएगा जैन धर्म। ये आ जाएगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये जैन धर्म से संबंधित माने गए हैं। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संबंध में स्थानवासी संप्रदाय का संबंध है जैन धर्म से। स्थानवासी है वो जैन धर्म से संबंधित माने गए हैं। निम्न में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित है? ऐसे कौन से दो
सिद्धांत है जो जैन धर्म से संबंधित है। पहला एकांतवाद और स्यादवाद दोनों जैन धर्म से संबंधित है। शून्यवाद और सर्वास्तिकवाद ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म के अनुसार माने गए हैं। महावीर द्वारा सर्व धारण के लिए बताए गए अणुव्रतों की संख्या कितनी है? तो महावीर स्वामी ने 5 अणुव्रत बताए हैं। पार्श्वनाथ ने 4 बताए थे। पार्श्वनाथ ने 4 बताए थे। उसमें पहला था सत्य, दूसरा था अहिंसा, तीसरा था अस्तेय, चौथा था अपरिग्रह, और 5वां महावीर स्वामी ने बताया था वो था ब्रह्मचार्य। ये 5 सिद्धांत महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए थे। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाण किस अभिलेख में, किस इंस्क्रिप्शन में हमें मूर्ति पूजा यानी जैन आइडियोलॉजी के बारे में एविडेंस मिलते हैं? तो वो मिलते हैं हाथी गुफा। ठीक है, खारवेल का एक हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है, तो यहाँ से हमें जैन मूर्ति पूजा के प्रमाण मिलते हैं। आरंभिक बौद्ध साहित्य जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी को किस रूप से जानता है? निघट नाटपुत। बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी को निघट नाटपुत कहा गया है। उसके बाद में माउंट आबू के देलवाड़ा के मंदिर किस स्थापत्य कला के उच्च कोटि के नमूने हैं? तो आबू के देलवाड़ा के जो मंदिर है वो जैन स्थापत्य कला के माने गए हैं। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित किया करने वाली अवस्था को कहा जाता है निर्जरा। किसी एक संप्रदाय का प्रमुख नीरग्रंथ कहा गया है? नीरग्रंथ महावीर स्वामी को कहा गया है। जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय किससे संबंधित है? दक्षिणी भारत के लोगों से संबंधित है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो आचरण की शुद्धता को लेकर दिए गए थे। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में किस काल में बनाई गई थी? तो वो कुशाल काल के अंदर बनाई गई थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई थी? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा कनिष्क के काल में प्रकट हुई थी, जब बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बदल गया था। कनिष्क के काल में जो बौद्ध धर्म है एक तो महायान और एक हीनयान, मतलब 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया स्पष्ट रूप से। तो ये कनिष्क के काल में हुआ था। सारनाथ में अपना पहला उपदेश यानी पहली स्पीच किसने दी थी? तो महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए धर्मोपदेश के संबंध में प्रथम संबंध में प्रवर्तन मुद्रा क्या कहलाती है? तो वो मुद्रा धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। तो सारनाथ में बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था उसको क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध और जैन धर्म दोनों विश्वास करते, किस चीज में विश्वास करते? दोनों कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बाकी चीजों तीनों मेल नहीं करती आपस में। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में से कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। हीनयानी जो लोग हैं वो बुद्ध की मूर्तियों की पूजा नहीं करते, लेकिन महायानी जो लोग हैं वो बुद्ध की मूर्तियों की पूजा करते हैं। निम्न में से किस ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो वो है विनय पिटक। विनय पिटक में हमें संघ जीवन के जो नियम है वो प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हमें बताना ये है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को बताना है। बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। उस बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन, पहली स्पीच कहाँ दी थी? सारनाथ में दी थी। और बुद्ध का जो निधन है, उनकी डेथ है वो कुशीनगर में हुई थी। और महावीर स्वामी की जो डेथ है वो पावापुरी में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो बौद्ध दर्शन की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? नागार्जुन। नागार्जुन ने शून्यवाद के सिद्धांत को बताया था। इसके बाद में बौद्ध धर्म के विषय में कौन सी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है? उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया था, बिल्कुल सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती, बिल्कुल सही है। उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना था, वो कुछ कार्य ऐसे थे जो वो निम्न मानता था। ये तीनों स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है।
निम्न में से कौन सी चीजें सही नहीं है ये बताना है। लोथल, लोथल से हमें प्राचीन गोदीवाड़ा मतलब डॉकयार्ड के मिले हैं। सारनाथ, सारनाथ के अंदर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, बिल्कुल सही है। राजगिरह, राजगिरह में अशोक का सिंह स्तंभ है, राजगिरह में नहीं है, वो कहाँ है, सारनाथ में है। कहाँ है, सारनाथ में है। नालंदा, नालंदा में बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, मतलब बौद्ध धर्म की महान शिक्षा का केंद्र कहाँ है, नालंदा के अंदर है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसमें की गई है, तो धर्म चक्र प्रवर्तक सूत्र की विषय वस्तु है अष्टांग मार्ग। अष्टांग जो मार्ग है वो धर्म की चक्र की है। उसके बाद में निम्न में से कौन बुद्ध के जीवन काल से संघ का प्रमुख होना चाहता था, देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख होना चाहता था। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, तो वो हुआ था अजात कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग कौन सा था, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के अंदर की गई थी। निम्न में कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, बौद्ध धर्म और जैनों में समान नहीं है, वो है आत्म दमन। जो दोनों बातें हैं वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से नहीं की गई है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप के द्वारा यह संगीति की अध्यक्षता की गई थी। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी राजगृह के अंदर हुई थी। कहाँ किसने करवाई थी, तो वो कराई थी अजात शत्रु के द्वारा ये की करवाई गई थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अशव घोष इसके क्या थे, उपाध्यक्ष थे। बौद्ध धर्म, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, तो ये गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसलिए यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, तो वो हुआ था कनिष्क। कनिष्क के काल में इनकी मूर्तियां बननी शुरू हो गई थी। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामांकित किया था, तो उपयुक्त में से नहीं। महात्मा बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद संघ का नेतृत्व, संघ की लीडरशिप कौन करेगा, किसी को नामांकित नहीं किया था, नॉमिनी नहीं बनाया था। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मर्ग सहित चक्कर द्वारा हुआ है, तो प्रथम उपदेश, बुद्ध के प्रथम उपदेश की बात को मर्ग चक्कर सहित दिखाया गया है। ये चार बौद्ध संगीतियां, उनके कर्म बताना है। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी, दूसरी हुई थी वैशाली के अंदर हुई थी, जो तीसरी हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी हुई थी कुंडलवन में हुई थी। तो ये है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। उसके बाद में बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी गांव में हुआ था। ठीक है, ग्रंथों में लिखती धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, धर्म चक्र यह कि सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व 563 बीसी माना जाए। त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, जो है बुद्ध ने जो अपने जो जितनी भी स्पीच दी थी उनका जो कलेक्शन है उसको त्रिपिटक कहा जाता है। ये दो स्टेटमेंट है, दोनों को बताना है। कुशीनगर मल राज्य, मल गणराज्य की राजधानी थी, बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध का महानिर्माण कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, दोनों सही है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट आपस में मैच नहीं करती। कुशीनगर मल्लों की गणराज्य की राजधानी है, वो भी सही है, लेकिन महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे हुआ, तो सारनाथ में, मतलब पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, बुद्ध ने सबसे ज्यादा जो उपदेश है वो श्रावस्ती के अंदर दिए थे। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पे हुई थी, वो तो पाटलिपुत्र में हुई थी। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन में की किसी घटना से नहीं रहा है वह है सांची। तो सांची की जो स्तूप है उसका भगवान बुद्ध से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सारनाथ है, बोध गया है, कुशीनगर, तीनों जो स्थल है वो बुद्ध से जुड़े हुए हैं। बोध गया, कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, सांची के अंदर बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप बनाया गया था अशोक के द्वारा, वो है। त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है, तो वो है बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म
बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है, वो है बोध गया। तो बोध गया निरंजना नदी के ऊपर स्थित है। निम्न बातों को नहीं मानते थे बुद्ध। किन बातों को नहीं मानते थे बुद्ध? पहला तो बुद्ध वेदों की प्रमाणिकता, वेदों की ऑथेंटिसिटी को नहीं मानते थे। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसको नहीं मानते थे। ठीक है। तीसरा था यज्ञों की फलोत्पादन, वो कहते हैं कि यज्ञ करने से कोई फल की प्राप्ति नहीं होती थी। पुनर्जन्म का सिद्धांत, बुद्ध इसमें विश्वास करते थे। ठीक है। और आत्मा की अमरता, बुद्ध आत्मा की अमरता पर विश्वास नहीं करते थे। तो ये स्टेटमेंट, ये जो बात है बुद्ध नहीं मानते थे, मानते थे 4 नंबर। बाकी जो बातें हैं वो बुद्ध क्या थे? मानते थे। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने क्या किया था? मौर्यों के बारे में सबसे कथन कौन सा है? मौर्यों के बारे में कथन है कि संस्कृति, कला व साहित्य का विकास हुआ, बिल्कुल सही है। मौर्यों के काल में सोने के सिक्का का विकास हुआ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। प्रांतीय विभाजन हुआ, ये बिल्कुल सही है। हिंदू कुश तक साम्राज्य था, ये बिल्कुल सही है। तो मौर्यों के काल में सोने के सिक्के नहीं बने थे, बाकी सारा काम हुआ था। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो वो जीते थे चंद्रगुप्त मौर्य में। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? वो था अशोक ने। वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से भी जारी था? वो था जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। ठीक है। किस किसे सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो वो था अशोक। अशोक ने यह कार्य किया था। चाणक्य का अन्य नाम है, चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा गया है। निम्न में से किसकी तुलना मैकाइली के दाप्रिंस से की जाती है? तो वो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकाइली के प्रिंस से की जाती है। उसके बाद में केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक के ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया गया है, तो वह भाब्रू शिलालेख, भाब्रू स्तंभ जो है उसमें स्वयं अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। अशोक का शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेखित हुआ है, वह अशोक ने शिलालेखों में अपने आप को प्रियदर्शी नाम से उल्लेखित किया है। अशोक ने शिलालेखों में अपने आप को प्रियदर्शी नाम से उल्लेखित किया है। रज्जु क्या थे? मौर्य शासन में अधिकारी जो थे उनको रज्जु कहा जाता था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना हुआ था? वो था लकड़ी का, मतलब वुडन का बना हुआ था। भाग और बलि क्या थे? ये राजस्व के स्रोत थे जिन्हें भाग और बलि कहा जाता था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में किसमें पति द्वारा प्रीत्य पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो वह है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि आप पत्नी से अलग हो सकते हैं, उसे विवाह विच्छेद मतलब तलाक ले सकते हैं। ये बात अर्थशास्त्र में कही गई है। ये कुछ नाम है, इनको मैच करना है किसको क्या कहा गया है। उसके बाद चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी ग्रंथों में सेंड्रोपोट्स कहा गया है। बिंदुसार इसको अमित्र घात कहा गया है। अशोक इसे प्रियदर्शी कहा गया है और चाणक्य इसे विष्णुगुप्त कहा गया है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के स्तंभ के बारे में गलत है? तो अशोक के स्तंभ के बताएं, इन पे बढ़िया पॉलिश की गई, ये अखंड है, मतलब एक ही पत्थर से बनाए गए। स्तंभों का सेप्ट सूंडाकार है, ये बिल्कुल सही है। ये स्थापत्य संरचना के भाग है, स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है। ये बिल्कुल खुले मैदानों में रखे गए हैं, किसी भी भवन के अंदर नहीं बनाया गया। स्टेटमेंट गलत है, बाकी ये सारी सही है। निम्न में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो वह मास्की। अशोक के व्यक्तिगत नाम है वो 5 अभिलेखों मिलते हैं। मास्की, गुर्जना, नेटूर, उदयगुलम और पानगुड़ैया, ये 5 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम मिलता है। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो वह है खरोष्टी। खरोष्टी को राइट से लेफ्ट लिखा जाता था। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि निम्न में से ये अंपायर, यानी ये जो चित्र है, ये मानचित्र है, किसको प्रदर्शित करता है? तो ये अशोक, उसके शासनकाल के अंतिम समय का ये मानचित्र है। तो ये अशोक का साम्राज्य है, उसको ये प्रदर्शित करता है। अशोक के प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें जानकारी बताते हैं, तो वो कौन सा है? अशोक के शिलालेख जो है वो संगम राज्य के बारे में बताने वाले दूसरा और 13वां शिलालेख है, जिसमें हमें संगम दक्षिणी भारत के राज्यों के विषय में बताते हैं। कलिंग युग की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। कलिंग युग का जो वर्णन है अशोक के कौन से अभिलेख में किया गया है? तो वो अशोक के 13वें अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है।
निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश के संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश था? तो ये एक ऐसा अभिलेख जो ये बताता है कि मौर्य काल के अंदर भी अकाल पड़ा था, तो वो है सहगोरा अभिलेख। सहगोरा अभिलेख ये बताता है कि मौर्य काल के अंदर अकाल पड़ा था और वहाँ के राजाओं ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ की प्रजा के लिए, राहत कार्यों के लिए अपने खाद्यान्न भंडार थे उनको खोल दिए थे। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए थे, तो उनके आगमन के क्रम को बताना है कि कौन सा व्यक्ति कब आया था। ठीक है, चलो छोड़ो ये लिखो। अशोक ने बौद्ध होते हुए हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण ये है उसकी देव नाम प्रिय उपाधि, क्योंकि वो अपने आप को देवताओं की तरह उपाधि धारण करता था, ये उसकी खास बात थी। उसका निम्न में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का उल्लेख मिलता है? तो वो ग्रंथ है दीपवंश और महावंश। दो ग्रंथ ऐसे बताते हैं कि अशोक ने पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति, थर्ड बौद्ध कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा का उपयोग किया गया है? तो अशोक के शिलालेख जो इंस्क्रिप्शन है उनमें प्राकृत जो भाषा है उसका उपयोग किया गया। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के समय पाटलिपुत्र में तीसरी हुई थी बौद्ध संगीति। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस पहलू का प्रकाश डाला गया है? तो वो है राजनीतिक नीतियों के बारे में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। कौटिल्य प्रधानमंत्री किसके थे? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, निम्न में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है, प्रोहिबिटेड है? तो मनुस्मृति में पुनर्विवाह, ठीक है, दोबारा विवाह नहीं कर सकते, ये वर्जित बताया गया है। निम्न स्टेटमेंट के बारे में बताना है। अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ था, जिसकी हत्या उसके प्रधानमंत्री पुष्यमित्र शुक के द्वारा की गई, बिल्कुल सही है। अंतिम शुक शासक देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कणव के द्वारा की गई थी, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आंध्र के कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया गया था, ये स्टेटमेंट भी सही है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है तो वह है इंडिका। मेगस्थनीज की इंडिका से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज की कितनी श्रेणियों में डिवाइड किया है? तो भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो पहला जो मौर्य राजा था जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी वो था चंद्रगुप्त मौर्य। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है तो वह है विशाख दत्त। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस जो था, विशाख दत्त ने जो बुक लिखी थी उसका नाम है मुद्रा राक्षस। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया, बिल्कुल सही है, नहीं दिया था। ठीक है, भू अनुदान के विरुद्ध कृषक विद्रोह हुए थे, ये बिल्कुल गलत है। तो उन्होंने भू अनुदान नहीं दिया था, लेकिन भू अनुदान के विरोध में कृषक विद्रोह हुए थे, ये बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। निम्न में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का दोनों का उल्लेख मिलता है? तो वो है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। निम्न में किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में है? मतलब ऐसा कौन सा दक्षिण का राजा है? निम्न में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में है? तो वो है सातवान। ठीक है, सातवान जो राजा उनका उल्लेख दक्षिण में है। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक जो है वो विशाख दत्त, अभी मैंने बताया था। निम्न में से कौन जिला और ग्राम के बीच स्तर से जो कर वसूलने के लिए जिम्मेवार था? वो था स्थानिक। स्थानिक ग्राम और जिला दोनों के बीच में आता था। अभिलेख जिसमें यह प्रमाण होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में था, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ये पता चलता है।
इंडिका का मूल लेखक कौन था? तो इंडिका का जो ओरिजिनल जो राइटर था वो कौन था? मेगास्थनीज था। उत्तराखंड उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की प्रति मिली है तो वह कालसी, कालसी उत्तराखंड के अंदर है जहां से अशोक का एक अभिलेख मिला है। निम्न अभिलेखों में किस लेख में अशोक का नाम लिखा गया है? तो मास्की का लघु लेख, उसमें अशोक का नाम मिलता है। बुलंदी बाग का प्राचीन स्थल कौन सा है? तो बुलंदी बाग जो है वो पाटलिपुत्र के अंदर बना हुआ है। ठीक है, बुलंदी बाग के जो में पाटलिपुत्र के हमें अवशेष मिलते हैं बुलंदी बाग से, सॉरी। ठीक है, निम्न में से किसे सेंड्रोकोट्स और सिकंदर की महान भेंट का उल्लेख किया है? जस्टिन ने बताया गया था कि चंद्रगुप्त वो सिकंदर से यानी अलेक्जेंडर से मिला था, ये जस्टिन कहता है। सेंड्रोकोट्स और चंद्रगुप्त की मौर्य की पहचान किससे की गई है? तो विलियम जोन्स ने की थी। चंद्रगुप्त की पहचान सेंड्रोकोट्स से विलियम जोन्स ने सबसे पहले बताया कि जिस आदमी को सेंड्रोकोट्स कहा जाता है वो ही आदमी चंद्रगुप्त मौर्य है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था तो सारनाथ स्तंभ अशोक ने बनाया था। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया है? तो ब्राह्मी लिपि का जो वाचन है वो पत्थर की पट्टिकाओं पर किया गया है। पत्थर की जो जितनी भी मतलब इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, उनके ऊपर ये किया गया है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ाया था? तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला जो व्यक्ति था पहला, उसको पढ़ने का काम किया जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने उसने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो ब्राह्मी लिपि के बारे में हमें जो पहली बार पता चलता है वो अनुराधपुर है, जहां से हमें प्राक अशोक, अशोक से पहले की ब्राह्मी लिपि है वो पता चलती है। रूमनदेही स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो रूमनदेही स्तंभ जो लेख है वो बुद्ध के जन्म के बारे में बताता है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लिखित किया गया कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। कालसी प्रसिद्ध है, कालसी अशोक के शिलालेखों के कारण प्रसिद्ध है। अशोक के निम्न अभिलेखों में पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो वह शिलालेख 12। शिलालेख 12 जो है वो अशोक को टॉलरेंस बताता है, रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बताता है, उसकी धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताता है। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में हुआ था, ये बात मेगास्थनीज की हमें इंडिका से पता चलती है कि मौर्य समाज 7 वर्गों में उल्लेखित था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। मौर्य परिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठे करने का काम करता था? तो समाहर्ता है वो रेवेन्यू कलेक्ट का काम करता था। उसके बाद में पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में लिखे गए? तो वो है प्राकृत भाषा में। निम्न में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन करता है? तो वो है मौर्यों के तो है मेगास्थनीज की इंडिका, वो बताता है। निम्न में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश था? तो मौर्य, इनमें से सबसे पुराना हमारा राजवंश मौर्य राजवंश था। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की सम्मिलित था, ये प्रमाण था। ये था रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इस बात का हमें प्रमाण मिलता है। मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो वो था सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष क्या करता था? सीताध्यक्ष एक अधिकारी था जो भूमिकर को एकत्रित करता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो वो था तक्षशिला। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वो तो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। निम्न में से किस राजवंश के शासकों को सुदूर देशों जैसे सीरिया, मिस्र के साथ राज्य के संबंध थे? ये बताता है। तो ये मौर्य काल के अंदर के जो शासक थे उनका सीरिया और मिस्र के साथ क्या था? व्यापारिक संबंध बने हुए थे। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार से प्राप्त होते हैं? तो पाटलिपुत्र के जो अवशेष है हमें कुम्भहार नामक जगह से प्राप्त होते हैं। निम्न में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी में था? तो वो था शहबाजगढ़ी। वर्तमान शहबाजगढ़ी और मानसरोवर पाकिस्तान में दोनों किसमें लिखे गए? खरोष्टी में लिखे गए हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन के जितने भी नियम है उनको बताने वाली एक किताब है। ठीक है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में आठवीं जातियों का उल्लेख किया? तो अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में आठवीं जातियों मतलब जंगली जातियों के बारे में बताया है। अशोक का समकालीन तुर्मे राजा कहाँ का था? तो वो मिस्र का राजा था। निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन अधिकारी तोल माप का कार्य करता था? पोतवाध्यक्ष जो मेजरमेंट का काम करता था। ये पंकोद सधिरोधक
मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना क्या था? सड़क पर कीचड़ फेंकने के कारण जो जुर्माना लेते उसे कहते थे पंको सनिधोरोधो। मौर्य काल में सीताक से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त जो आय थी उसको सीता कहा गया। निम्न में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? तो इंडिका से पता चलता है कि प्राचीन भारत में दास्तां थी। तो मैगस्तीन क्या कहते हैं कि भारत में हमें दास्तां नहीं दिखाई देती। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने इनमें से क्या दंड दिया जाता था? जो टैक्स की चोरी करता था, सेल टैक्स की चोरी करता था, उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो अशोक के 5th इंस्क्रिप्शन में इस बात को पता लगता है कि अशोक ने पशु बलि पर रोक लगा दी थी। निम्न में से कौन से मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो दो ही शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, एक तो अशोक था और ऐसे अशोक का पोता दशरथ। ये दोनों ऐसे लोग थे जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। निम्न में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? अग्रहारी ये मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, बाकी युक्त, प्रादेशिक और रजुक ये मौर्य प्रशासन के क्या थे? भाग थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? वो था 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। उसके बाद में अशोक के जो अभिलेख है वो किन लिपियों में मिलते हैं? अशोक के जो अभिलेख है वो 4 लिपियों में मिलते हैं। पहली है खरोष्टी, पाकिस्तान में, ब्राह्मी पूरे भारत में, अरामाइक और ग्रीक ये लगभग अफगानिस्तान के आसपास क्षेत्रों में मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था निम्न में से किस न्यायालय पर स्थित थी? तो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के लिए 2 न्यायालय बनाए गए थे, एक था धर्मस्थलीय, एक था कंटक शोधक। ये दोनों क्या थे? न्यायालय थे। धर्मस्थलीय को इसको सिविल कोर्ट कह सकते हैं, कंटक शोधन को हम क्रिमिनल कोर्ट कह सकते हैं। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? औरात्य क्षत्रियों का, ठीक है, स्तर क्या था विदेशियों को भारतीय समाज में? तो जितने विदेशी आए थे उन्होंने भारत में क्षत्रियों का जो वर्ण था उसको धारण कर लिया था और मनु ने इसको मान लिया था। धम्म शब्द से अशोक का निम्न में से क्या अभिप्राय है? धम्म का मतलब क्या माना गया है? ठीक है, तो धम्म का मतलब है केवल अपने धर्म के प्रति दृढ़ शक्ति, माता पिता की सेवा करना, जीवों के प्रति अहिंसा। ये तीनों बातें धर्म के लिए क्या था ये बताना है। तो इसमें एक था कि माता पिता की सेवा करो, जीवन के प्रति आस्था रखो और धर्म और खर्च और बचत से मिथ्याचार, ये तीनों अशोक के धर्म में है। अपने धर्म के प्रति दृढ़ शक्ति से तात्पर्य नहीं था, वो कहता है कि सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु रहो, ऐसा अशोक का मानना था। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। निम्न में से राज्य के सप्तांश सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो राज्य का 7वां अंग माना गया है मित्र को, ठीक है, और राज्य का 8वां अंग जो है वो शत्रु को माना गया है। पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त जो वैश्य है ये अशोक के अंदर, अशोक के समय क्या था? अशोक के समय सौराष्ट्र का पदाधिकारी था। दुशास्य ये अशोक के समय था, ये चंद्रगुप्त के समय था। पर्णदत्त जो था ये स्कंदगुप्त में था और सुविशाख था वो स्कंदगुप्त के, रुद्रदामन के समय था। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख पियदसी देवनाम पिय के रूप में किया गया? तो वो अशोक, अशोक को पियदसी और देवनाम कहा गया। भारत का प्रथम अस्पताल औषधि बाग का निर्माण करने वाला कौन था? अशोक था। अशोक ने अपने शिलालेखों में हॉस्पिटल और दवाइयों के बारे में या मेडिसिन के बारे में चर्चा की है। किसके शासनकाल में डायमैक्स भारत आया था? तो बिंदुसार के काल में आया था। यूनानी लेख जस्टिक द्वारा किसे सेंड्रोकॉट्स कहा गया है? तो सेंड्रोकॉट्स एंड ये जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है। सम्राट अशोक के राजा आदेशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया था? मतलब सम्राट अशोक के द्वारा जो लिखे गए राजा आदेश थे वो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़े थे। मतलब अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप ने किया था। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में किसी दक्षिणी भारतीय राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के दूसरे अभिलेख में हमें दक्षिण भारत के राजाओं का उल्लेख मिलता है, दूसरे और 13वें अभिलेख में। कलिंग युद्ध का वर्णन हमें अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? वो था मगध का। तो ठीक है, तो मगध ने ये कार्य किया था।
निम्न अभिलेखों में किसे अशोक का अभिलेख भी कहा गया है, तो वो ये है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसे अशोक का अभिलेख भी कहा जाता है। बराबर की पहाड़ियों के विषय में कौन सा कथन सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ये बताना है। बराबर की पहाड़ियों में कुल 4 गुफाएं हैं, 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ये अभिलेख इन गुफाओं के आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, ये बात गलत है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी के हैं। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। विभिन्न व्यापारिक मार्गों के तुलनात्मक गुणों का बुद्धिमत्तापूर्ण गूढ़ विवेचन किया गया था कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ये अशोक के अभिलेख है और उनके बारे में बताना है। अशोक का जो पहला अभिलेख है वो बताता है पशुबलि के बारे में। अशोक का जो तीसरा अभिलेख है वो धर्म के सिद्धांत के बारे में बताता है। अशोक का 5वां जो अभिलेख है वो धर्म महापात्रों धर्म की प्रचार के लिए धर्म मात्रों की नियुक्ति की गई थी। और अशोक का 7वां लेख कहता है कि अशोक ने कुछ तीर्थ यात्राएं की थी। ये अशोक के काल के कुछ पदाधिकारी हैं, उनके बताने कि समाहर्ता का क्या काम था। समाहर्ता जो है ये एक महासंग्रह था, ठीक है, टैक्स कलेक्टर करने का काम करता था। सन्निदाता था, ये कोषाधिकारी था, ये ट्रेजरी का अध्यक्ष था। ये कर्मांतिक क्या था, कर्मांतिक खानों का मतलब जो माइंस थी उनका हेड था ये। और व्यवहारिक जो था वो मुख्य न्यायाधीश था, चीफ जस्टिस का काम करता था ये। मौर्य काल में एग्रोनॉमी अधिकारी निम्न में से क्या काम करता था, तो एग्रोनॉमी जो अधिकारी जो रोड का जो काम होता है, रोड कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वो देखता था ये। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया गया है, तो वो महावंशीय जो टीका है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। मेगस्थनी ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिणी भारत के किस राजवंश का उल्लेख किया है, तो चंद्रगुप्त मेगस्थनीज ने इंडिका में दक्षिणी भारत के पांड्य राजवंश के बारे में बताया गया है। मौर्यकालीन मूर्ति को मणिभद्र की मूर्ति के नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से मिली है, तो मणिभद्र की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है, परखम गांव से मिली है ये। मौर्य साम्राज्य पेशावर के निकट उत्तर पश्चिमी भाग में अशोक के शिलालेख थे, तो वो खरोष्टी लिपि के अंदर थे। पाकिस्तान के अंदर जितने भी शिलालेख मिले हैं वो खरोष्टी के अंदर मिले हैं। निम्न लिखित अशोक के स्तंभों में कौन सा एक सबसे प्राचीन है, तो रूमनदेही जो स्तंभ लेख है, रूमनदेही जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो सबसे प्राचीन माना गया है। निम्नलिखित अधिकारी के नियंत्रण में 2 विभाग चल रहे मुद्रा एवं लेखा था, वो आदमी कौन सा था, तो वो था अक्ष पटलाध्यक्ष। ये जो 2 काम करता था, एक तो मुद्रा जारी करता था और एक लेखा काम करता था। देवी चंद्रगुप्त नाटक किसका था, तो ये नाटक विशाख दत्त का माना गया है। निम्न में अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है, तो वह 12वां शिलालेख। किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्ष की प्राप्ति हुई है, तो वो सांची से प्राप्ति है। सांची और सारनाथ से 4 सिंह युक्त मतलब 4 शेरों की प्रतिमाएं मिली है। मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया था, ये किस अभिलेख में लिखा गया है, किस अभिलेख में उल्लेखित किया गया है, तो कलिंग शिलालेख जो अभिलेख है प्रथम पृथक जो शिलालेख है कलिंग, उसमें किया गया है। मौर्य काल में सन्निदाता का अर्थ क्या था, सन्निदाता राजकोष और भंडारण गृह का प्रमुख अभिरक्षक था। मेगस्थनी द्वारा उल्लेखित एनिस्टोनोमई अधिकारी का संबंध किससे था, नगर के अधिकारी का काम करता था। मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ क्या था, आंकलन और संग्रहण करने का काम था। समाहर्ता मतलब टैक्स कलेक्ट करने का काम ये करता था। ये मौर्य काल के कुछ अधिकारी है, उनके बारे में बताएं। तलार क्या काम करता था, तलार जो था ये रात्रि सुरक्षा अधिकारी था, मतलब रात में जो गश्त लगाते थे उनका अधिकारी था। पटकोल जो था ये ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कर वसूल करने का काम करता था ये। और साधिपति साधिपति जो था ये चोर डकैतों जो थे उनसे उनके मुकदमों का अधिकारी था ये। और बलाधिपति ये चुंगी संरक्षण का काम करता था ये। शोधरा ग्रंथ किसकी रचना है, शोधरा जो है वो किसने लिखी थी, अश्व घोष ने किताब लिखी थी। कला की गंधार शैली किसके काल के अंदर ये फली फूली थी, तो ये कुषाणों के काल के अंदर गंधार कला और मथुरा कला 2 फैली थी। विक्रम संवत कब शुरू हुआ था, विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व हुआ था। मौर्यों के बाद दक्षिणी भारत में सबसे प्रभावशाली वंश कौन सा था, तो वो था सातवाहन वंश।
उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर है। तो प्राचीन भारत व्यापारिक मार्गों को बताने वाला था मिलिंद पन्नो। ठीक है, मिलिंद पन्नो जो है वो हमें बताता है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था तो वो था डेरियस। ईरान का जो रूलर या पर्सिया का जो रूलर डेरियस था उसने भारत के कुछ भागों को किया था। क्रिस के समकालीन नामों का अध्ययन करें और बताएं कि कौन से हैं। कनिष्क के काल के दो नाम बताने हैं तो अश्व घोष और वसुमित्र दोनों कनिष्क के काल के हैं, बाकी नहीं है। कालिदास तो गुप्त काल के हैं और कंबन ये उसके दरबार में थे दक्षिणी भारत में। पूर्वी रोमन शासक जस्टिसियन का सर्वाधिक योगदान किसमें था? विधि में क्षेत्र में था। गंधार शैली एक संश्लेषण है। ये गंधार शैली भारतीय और यूनानी दोनों का एक पार्ट है। इसमें इसे इंडो ग्रीक शैली कहा जाता है। इसको गंधार कला। मलिन पनो क्या था? मलिन पनो पाली का एक ग्रंथ है जिसे नागसेन ने लिखा था। निम्न में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्थित चट्टान शिष्ट का प्रयोग किया गया है? तो गंधार मूर्ति कला के अंदर किया गया है। काव्य शैली का प्राचीनतम अभिलेख किसे कहा गया है? तो वह काठियावाड़ रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उसे काले कहते हैं। मिलिंद बनो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में किया है। तो वो बौद्ध भिक्षु कौन है? तो बौद्ध भिक्षु है नागसेन। मिलिंद कहा गया है मिनांडर को। ग्रीक जो रूलर मिनांडर उसको मिलिंद कहा गया है। कुषाण शासक कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। बिल्कुल सही है ये। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ये बात बिल्कुल है। कुषाणों के पास किसी तरह की नेवी नहीं थी, नौसेना नहीं थी। खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। खारवेल का नाम जो है वो हाथी गुफा अभिलेख से जुड़ा हुआ है। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। तो कुषाण काल के अंदर ये बाल विवाह चाइल्ड मैरिज शुरू हो गए थे। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया? तो शुंग वंश के बाद में भारत पर कण्व वंश आया था। निम्न में से कौन सा वंश सबसे पुराना है? तो निम्न में सबसे प्राचीन वंश बताना है निम्न में से, तो वो कौन सा है? सातवाहन वंश। किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था? जो चिरनी जो कमांडर था पान चाओ, उसने कनिष्क को पराजित किया था। प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए थे? तो वो किए थे कुषाणों ने। ठीक है, कुषाणों में जो विम कदफिसस था उसने सिक्के जारी किए थे। निम्न में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? मिलिंद। मिलिंद तीनों के कालीन नहीं था। बिंबिसार, गौतम और प्रसेनजीत तीनों एक ही टाइम पीरियड के हैं और मिलिंद जो है वो बाद का था, मिनांडर जिसको कहते हैं। निम्न में से कौन कनिष्क के दरबार में नहीं था? तो कनिष्क के दरबार में अशोक घोष भी थे, पार्श्वनाथ भी थे, वसुमित्र भी थे, लेकिन विशाख जो दत्त है वो अशोक घोष के दरबार कनिष्क के दरबार में नहीं था। सातवाहनों की राजधानी अमरावती थी। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण से मिलती है? तो मत्स्य पुराण। कहते हैं कि मत्स्य पुराण में 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं। प्राचीन तक्षशिला नगर कहाँ था? प्राचीन तक्षशिला नगर जो है सिंधु और झेलम नदियों के बीच में माना गया है। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्न में से कौन सा काल सही है? ठीक है, तो प्राचीन भारत में जो आक्रमणकारी थे उनमें बिल्कुल सही है। तो प्राचीन भारत में पहले यूनानी आए थे, यूनानियों के बाद भारत में शक आए थे और शकों के बाद कुषाण आए थे। निम्न में से किस साम्राज्य की सीमा भारत के बाहर तक फैली हुई थी? तो वो था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की सीमा हिंदुकुश पर्वत आज के अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कितने वर्षों का अंतर है? तो वो है लगभग 135 वर्षों का अंतर है। तो शक संवत 57 BC और विक्रम संवत शक संवत 78 AD के अंदर हुआ था और विक्रम संवत 57 के अंदर। तो टोटल कितना हो गया? 135। दोनों के बीच में कितना अंतर है? 135 वर्षों का अंतर है। निम्न में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2023 में शक संवत वर्ष होगा? तो वो 1945। 1945 शक संवत है। अगर 2024 पूछे तो 1946 आ जाएगा। ठीक है, योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन था? तो योधे जो थे वो कार्तिकेय, भगवान शिव के पुत्र कार्तिक की पूजा करते थे योधेन जो लोग थे। निम्न में से कौन सा कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है? अश्व घोष, चर्क और नागार्जुन किस के दरबार में थे? पतंजलि जो है ये शुंग वंश के संबंधित है। सिमुक निम्न में से किसका संस्थापक था? सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। निम्न में से कौन सा एक सही है ये बताना है। तो गंधार जो कला है वो कुषाणों के समय या कुषाण काल के अंदर फली फूलित हुई थी।
अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है बुद्ध प्रतिमाओं के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? भारतीय और यूनानी, उसे गंधार कहते हैं। निम्न में कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? तो वो था प्रतिष्ठान। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो वो था खारवेल। तो खारवेल के हाथी गुफा लेख से पता चलता है कि वो जैन धर्म का अनुयायी था। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? तो कुषाण शासक भीम कदफिसिस पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर था? कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध की फोटो थी। अश्व घोष किसका समकालीन था? तो वो था कनिष्क का समकालीन अश्व घोष था। आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो आकृति युक्त का मतलब है जिनके चित्र बने हुए थे, वो हिंद यमन इंडो ग्रीक शासकों ने किए थे। शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। निम्न में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और उनके अश्वमेध यज्ञ का जो पुरोहित था वो था पतंजलि, जिसने महाभाष्य लिखी थी। निम्न में कनिष्क के रबातक अभिलेख में नहीं है। कौन सा नगर है जिसका रबातक अभिलेख में वर्णन नहीं मिलता? तो वह श्रावस्ती। बाकी कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का अभिलेख मिलता है। निम्नलिखित राजाओं में कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस के अनुसार होता है? तो भारत में 22 मार्च को शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। 22 मार्च 1957 को शक संवत को भारत का राष्ट्रीय संवत घोषित किया गया है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 वर्ष है। 81 ईस्वी माना गया। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो बिना बेगार के रुद्रदामन के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। निम्न में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? हिंद यवन के स्टेटस जो है इसने स्टेटो सेकंड जो है इसने जारी किए थे। कॉइन विद लेजेंड्स ए पोर्ट्रेट, मतलब लेख युक्त और रूपांतर चित्र सर्वप्रथम भारत में जारी किए गए थे। तो हिंद यूनानी ऐसे सिक्के जिनके ऊपर फोटो बनी हुई थी वो जारी करने वाले कौन थे? वो थे हिंद यूनानी थे। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो वो था चरक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। क्वेश्चन आएगा कलिंग जो नरेश है वो किस राजवंश से संबंधित थे? तो वो थे चेदी राजवंश से। निम्न शासकों में किस नीली एक ब्राह्मण तृप्त हुआ है? गौतमी पुत्र सातकर्णी है। गौतमी पुत्र सातकर्णी से एक ब्राह्मण, आदित्य ब्राह्मण, ये शब्द यूज हुए। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है किससे है? तो वो है महामेघ वंश से भी है और चेदी वंश से भी है। दोनों से कलिंग नरेश खारवेल का संबंध माना जाता है। संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से मिला है? तो ये है गिरनार। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख माना गया है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यमन प्रिया किसको कहा गया है? प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यमन प्रिया काली मिर्च को कहा गया है। अरिकामेडु के उत्खनन से प्रकाश मिलता है विदेशी व्यापार से। अरिकामेडु से पता चलता है कि भारत और रोम के बीच व्यापार था। कनिष्क कला साहित्य का एक महान संरक्षक था। निम्न में से कौन से व्यक्ति उसकी राज्यसभा को सुशोभित करते थे या शोभामान करते थे? अश्व घोष, पार्श्वनाथ, वसुमित्र और चरक ये उसके दरबार में थे। इस कला से ये कनिष्क ने कौन सा काम किया था? एक बौद्ध सभा बुलाई थी, एक संवत चलाया था, बिल्कुल सही है। एक चीनी राजा से युद्ध किया था, ये भी सही है। तो सारे सही है, उपयुक्त सभी कार्य उसके द्वारा सही थे। निम्न में से किस राजवंश के शासक देवपुत्र की उपाधि धारण करते हैं? तो कुषाण जो शासक है वो देवपुत्र की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, ये कुछ स्टेट उनको मिलान करना है। गंधार जो कला है ये कुषाण काल के हुई थी। जूनागढ़ जो अभिलेख है वो रुद्रदामन के समय था। मिलिंद पनो मिनांडर के समय था। तक्षशिला अभिलेख है ये पतित जो हुआ था उसके समय का था। डिमेट्रियस के बारे में बताएं। डिमेट्रियस एक हिंद यमन ग्रीक यूनान था। रुद्रदामन एक शक शासक था।
गोर्डोफनीज ये पहलव शासक था और भीम कदफिसस ये कुषाण शासक था। इस तरह के मिलान करो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये अभिलेख है और अभिलेखों के बारे में बताना है। नासिक अभिलेख किसका था? निम्न में से सुमिलित नहीं है, ये बताना है। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी का, हाथी गुफा अभिलेख कारवेल का है, भीतरी अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का नहीं है, ये रुद्रदामन का है, सॉरी स्कंदगुप्त का, ये गिरनार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम का, ये सही है। ठीक है, ये जो अब स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? तो ये हमें खारवेल के बारे में बताता है। पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रीशियन सी किसने लिखा था? इसके बारे में किसने लिखा था? इसके बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, क्योंकि इसके लेखक का जो नाम है पता नहीं है किसने लिखा था। ये बताना है ये किस राजवंश की कौन सी राजधानी थी? शुंग जो थे, शुंगों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। सातवाहन जो थे उनकी राजधानी पैठन थी। और कदम जो राजवंश था इसकी राजधानी बनवासी थी और चंदेलों की राजधानी महोबा थी। पुष्यमित्र शुक द्वारा 2 असम्यक किए जाने के बारे में हमें जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो वह अयोध्या अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि उसने 2 असम्यक यज्ञ किए गए थे। निम्न में किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो विम कदफिसस पहला कुषाण शासक था जिसने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। ये कुछ एक व्यापारी, एक व्यापारी का मतलब है कि जो सेठी था उसको एक व्यापारी कहते थे। शिल्पी जो थे उनको ज्येष्ठ कहा जाता था। व्यापारियों का जो संघ था उसको सार्तवाह कहते थे। और कारवां का सरदार था उसे भंडाकारी कहा जाता था। नाना घाट, नासिक एवं सांची के अभिलेख निम्न में से किस राज परिवार का उल्लेख करते हैं? तो ये सातवाहन के बारे में बताते हैं। नाना घाट, नासिक और सांची हमें सातवाहन शासकों की बातें हैं। भारत के साथ व्यापार रोम के लिए अपूरणीय क्षति है, ये किसने कहा था? प्लिनी ने स्टेटमेंट कहता है कि भारत के साथ जो व्यापार हो रहा है वो हमारे लिए नुकसान का घर है। शकों एवं सातवाहनों में मालवा के आधिपत्य के पीछे संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? वो था परंपरागत शत्रुता, मतलब प्राचीन समय से शत्रुता चली आ रही थी। भारत में तिथि युक्त सिक्कों का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रुद्रदामन प्रथम के द्वारा किया गया था। निम्न में से किस शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? इवाक्षु शासक जो थे उनको पुराणों में कहा गया है। किस शासक के सिक्कों पर धर्मीय धार्मिक उत्कीर्ण किया गया? तो वह है पल्लव जो शासक थे उनके सिक्कों पर यह लिखता मिलता है। सातवाहनों के बारे में बताना है। सातवाहन शासकों के संबंध कथनों बताइए। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, बिल्कुल सही है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहित किया गया है, बिल्कुल बात सही है। हुबुस के सिक्कों पर किसका हजूर मज्दा का अंकन मिलता है? हजूर मज्दा कौन सा देवता है? ये पारसी देवता है हजूर मज्दा। निम्नलिखित शासक के सिक्कों पर रोमन नाम लिखा गया? रोम वेशधारी इस देवी की आकृति है, तो वह हविष के सिक्कों पर लिखता है। ये संगम काल से संबंधित है। ये बताना है कौन से क्षेत्र के अंदर। चेर जो थे ये कावेरी नदी के आसपास का क्षेत्र था। और कोचिन और मालाबार का भी क्षेत्र हम कह सकते हैं। इनकी राजधानी वांजी, करूर और तौंडी थी चेरों की। और इनकी समुद्री राजधानी मुजरिस थी। इनका राजकीय चिन्ह धनुष और तीर था। इनका प्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। इनका प्रथम शासक उदयन जेरल था। इनका चेर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो पर्वतीय देश होता है। पांड्य, पांड्य जो आधुनिक हमारा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, ये पेनार नदी का क्षेत्र है, वो क्षेत्र है। और इसे वर्तमान में तिरुचेलीवेली कहा जाता है। इनकी राजधानी मदुरई थी। और इनकी समुद्री राजधानी कोरकई थी, एक कोरकई बंदरगाह था। इनका चिन्ह जो था वो था मछली, इसको कॉर्प कहते हैं। इनका पहला जो उल्लेख है मेगास्थनीज की इंडिका मिलता है। और पांड्यों का पहला राजा नेडियन था। और ये पांड्य जो है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्राचीन देश। उसके बाद में चोल, चोल तमिल क्षेत्र या कावेरी नदी और जिसको वर्तमान में तंजावुर कहते हैं, इनकी राजधानी उरेयूर थी। और इनका जो बंदरगाह था वो था पुहार। और इनका जो चिन्ह था वो था बाघ। और इनका पहला उल्लेख अष्टाध्यायी में मिलता है। इनका पहला राजा जो था उर बपहर, ठीक है, उरहप बपहरे चेन्नई। और चोल का जो अर्थ होता है वो है नया देश। ठीक है, ये चोलों के बारे में था। किस पांड्य शासक का आत्मग्लानि से निधन हो गया था? वो था नेडून जेलियन था। किस शासक ने समुद्र पूजा प्रारंभ की थी? तो वो नेडून नेडियोन पांड्य शासक ने की थी। सम्मंग युगिन कवि ने किस वंश के राजाओं का सर्वाधिक गुणगान किया था? चेर वंश के।
किस संगम युगीन शासक ने महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन करवाया था? वो था उदयन जेरल, ये चेर राजा था। किस चेर शासक को लाल चेर या भला चेर कहा जाता है? तो सेनगुप्तन को कहा जाता है। संगम युगी राजाओं का जन्म दिवस एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता था। जन्म दिवस को क्या कहा जाता है? पेरुनल कहते हैं। मछली किस संगम युग राजा का चिन्ह था? तो यह भी बताया हमने, पांडे। को महान किसकी संज्ञा है? युवराज की। कोलई किस राज्य की राजधानी थी? तो वो पांड्यों की थी। चेदी शासक खारवेल किस राज्य के शासक ने मुक्ति मणियों का उपहार किया था? पांड्य राजा ने। तो ये शक संवत के बारे में है। शक संवत क्या था इसके बारे में बता देता हूँ। शक संवत कनिष्क के द्वारा चलाया गया। तो ये कब चलाया गया था? 78 ईस्वी में चलाया गया था। ठीक है। और ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी कहा जाता है। और इसे 22 मार्च 1957 को भारतीय का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया, राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया है। और 22 मार्च को लीप वर्ष या 21 मार्च को प्रारंभ होता है, मतलब चैत्र मास की शुरुआत होता है। अगर पूछे कि वर्तमान में कौन सा शक संवत चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? 2024 माइनस 78 तो आ जाएगा 1946। तो यहाँ पे क्या है? 1945 है, तो अब एक वर्ष बढ़ जाएगा, 1946 आ जाएगा। अतः वर्तमान में कौन सा चल रहा है? और विक्रम संवत की बात पूछे तो विक्रम संवत हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2081 आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आपको बता देता हूँ एक टॉपिक है, जैसे वेद। कई बार पूछ लेते हैं कि वेद का अर्थ क्या है? तो वेद का जो अर्थ है वो होता है ज्ञान, और इसे हम क्या कह सकते हैं? जानना भी कह सकते हैं। और वेदों की टोटल संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है। और इसके अलावा और जैसे पुराण है, टोटल पुराणों की संख्या भी 18 है। और सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। उपनिषदों की संख्या मुक्तकोपनिषद के अनुसार 108 बताई गई है, और अलग अलग उपनिषद हैं। तो इसी के साथ ही आपकी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।